Hello student, welcome back to my channel, that is Paramjit Make Political Easy. Today we are starting unit number 7, that is Political Institution in India. Or just we have already complete unit number 1 and also we have complete PYQ okay of unit number 1. If अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिट नंबर 1 और PYQ सीरीज अटेंड नहीं की है, प्लीज वॉच द lecture are available on the channel. So today we are starting unit number 7, that is Political Institution in India. The lecture length will be around 10 to 15 minutes. We will try to wind up the our lecture into 10 to 15 minutes, max to 15 minutes. And the main reason behind this lecture is 10 to 15 minutes because we have to cover the we because the unit number 7 is a vast unit and it will take time to cover. But what we'll do, we are providing you lecture in 10 to 15 minutes so you can understand the lecture easily and you will not found difficulty, okay, and you will not find it boring, okay. So let's get started. Okay, this is lecture number 1, unit Political Institution in India. Today topic is making of Indian Constitution, colonization, heritage and the contribution of Indian national movement. Okay, ये टॉपिक है, ये वास्ट टॉपिक है, तो हम इसको शॉर्ट शॉर्ट में इसको करेंगे डिस्कस, ओके। तो देखो, जो ब्रिटिशर आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर का पहला मेन पर्पस क्या था कि ट्रेड के लिए आए थे। और जब इंडिया में वो कौन सा एरा चल रहा था, इंडिया में मुगल एम्पायर का पीरियड चल रहा था, वो भी जो पीरियड था वो थोड़ा स्लो था वहाँ पे, मतलब इतने मतलब जो रूलर था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। स्ट्रांग इन द सेंस कि मतलब जो इंडिया इतनी उनके अंडर में थी, पर वहाँ पे एक मतलब एक रुतबा बोलते हैं कि मतलब कंट्रोल बोलते हैं, वो धीरे धीरे डिमाइस हो रहा था। तो ब्रिटिशर ने इस चीज का फायदा उठाया और जो इंडिया को पहले जो उनका पर्पस ट्रेड के लिए था, अब उनका पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बन गया, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर का रूल जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने ना बहुत सारे ना लेजिस्लेटिव एक्ट पास किए, ठीक है। वो किस लिए पास किए थे कि हम कैसे जो है इंडियन सोसाइटी को रेगुलेट कर सके। और उनका जो मेन पर्पस क्या था कि जो हम इंडिया में चेंज लाए अपने अकॉर्डिंग के लिए, कि हम हमारा क्या वो एम था, हम उसको फुलफिल करें और उसके रिलेटेड ही हम क्या है जो लॉ पास करें। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे बहुत सारे लॉ पास किए थे और जो है वाइड एरिया ऑफ वाइड रेंज ऑफ एरिया इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा था, वहाँ पे लागू भी किए गए थे। तो बेसिकली ये इनका इंट्रोडक्शन है कि ब्रिटिशर क्यों आए थे, उनका क्या रीजन था। पहले ट्रेड के लिए, फिर उन्होंने सोचा कि नाउ वी कैन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट किए, वो पास किए। तो उनको वन बाय वन समझते हैं, ओके स्टूडेंट। पहला जो सबसे पहले लेजिस्लेचर जो रूल आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल में लाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, जो ब्रिटिशर का जो एम था कि हम कैसे जो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपने अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में लाएंगे। प्रोविजन क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट के, मतलब कि किसी भी को कंट्रोल करना और अपनी टेरिटरी में लाना और वो रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। फर्स्ट जो कंपनी का क्या था कि हम अपने पहले टेरिटरी पोजीशन इंडिया में लाएंगे। उसका मतलब ये नहीं था कि हम जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। जो जो पावर रहेगी वो हमारे हाथ में रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पहले ट्रेड के लिए आई थी। उन्होंने 1857 तक इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल किया, पर आफ्टर 1857 रिवॉल्ट के बाद जो है डायरेक्ट कंट्रोल किसका चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद क्या उन्होंने क्या है, एक मतलब गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए और उनके साथ 4 काउंसलर अपॉइंट किए गए, कहाँ पर, फोर्ट विलियम, ठीक है। और साथ साथ में उनको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। उसके बाद वॉलिन हस्टिन को अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल, कहाँ पे, किसकी प्रेसिडेंसी में, फोर्ट विलियम के लिए, ओके। उसके बाद जो गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के हैं, उनको भी किसके कंट्रोल में लाया गया, बंगाल के कंट्रोल में लाया गया। फिर जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी के थे, उन्होंने रूल निकाला कि हम वो हर 5 ईयर के बाद रिलेक्ट होंगे और जो 1/4 ऑफ देम है वो रिटायर होंगे एवरी ईयर, ओके। फिर उस 1973 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया। वहां पर सिविल
और क्रिमिनल जुडिडिक्शन हुई, जुडिक्शन स्टार्ट की गई। और सर इला एम्प्रे जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ओके, जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया वहां पर, क्या जो पब्लिक और जो सिविल रेवेन्यू मिलिट्री जो मैटर है उनको किसको ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटिश अथॉरिटी के पास कर दिया गया। तो स्टूडेंट बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिप्स आपको बताएगा क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारा है पिट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं 1784। इसका जो मेन रीजन क्या था कि हम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई डिफेक्ट हो गया था हमारे जो एक्ट आया था 1773 को, उसमें कुछ चेंजेस चेंजेस को इस जो एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका जो नाम है वो विलियम पिट पर रखा गया था, क्योंकि वो उस टाइम पर उस टाइम पर पीएम थे ब्रिटेन के। तो आओ देखिए स्टूडेंट, अब इसके क्या क्या प्रोविजन थे। यहाँ पे उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, किस पर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इंट्रोड्यूस किया गया पॉलिटिकल मैटर्स पर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंटमेंट किया गया, जो सिर्फ जैसे ट्रेडिंग अफेयर्स के लिए कंपनी के उनको रखेंगे। ठीक है, देखो एक तो वो इधर बीओडी, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल मैटर होंगे कंपनी के वो देखे जाएंगे। और एक लगा सीओडी, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो सिर्फ कंपनी के कॉमर्शियल, मतलब जो कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज करेंगे। ठीक है, कंपनी के। उसके बाद बाद क्या गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे 6 पीपल को भी साथ साथ मिलाया गया। 6 पीपल को भी अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर एंड चांसलर और फॉर प्रेवी चांसलर। और उसके साथ साथ जो ये एक्ट और क्या रिक्वायर्ड मांग और क्या हुआ यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्लोज हुई इंडिया में। ठीक है, ऑफर किया प्रॉपर्टी इंडिया। और जो ब्रिटेन है उन्होंने 2 मंथ के अंदर यहाँ पे ज्वाइनिंग करने गए। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसके उन मेंबर को रिड्यूस कर दिया गया 3। और वन ऑफ देम वुड, उनमें से एक था कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ चीफ ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। ओके, और साथ साथ में यहाँ पे डिफरेंस लाया गया कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे इस एक्ट का बेसिकली और क्या था, जो ब्रिटिश पोजेशन इंडिया है फर्स्ट टाइम एक्ट यहाँ पे यूज किया गया। और साथ साथ में क्या है, जो क्राउन की अथॉरिटी थी सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी एक्ट एस्टेब्लिश किया। और साथ साथ में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी वो जो क्या है, कंपनी की ही मोनोपोली चल रही थी वहाँ पे। ठीक है, जो कंपनी ही सब कुछ रेगुलेट कर रही थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। फिर चार्टर एक्ट आया 1793 में। ठीक है, इसमें क्या था, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट वही है। ठीक है, इसमें चार्टर आ गया। ठीक है, चार्टर एक्ट। ओके, चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या था कि जो कंपनी की जो मोनोपोली है उसमें बताएगा कि ये अभी और 20 साल तक चलेगी। और साथ साथ में जो क्या है, जो क्राउन के सब्जेक्ट है उसको किस पे ट्रांसफर किया गया, ग्राउंड, मतलब कि जो सब्जेक्ट थे क्राउन के, उनके ऑन द बिहाफ ऑफ ग्राउंड, नॉट नॉट इज, मतलब वो उनके राइट्स नहीं है, पर वहां पे क्या गया, जो पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी के थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए गए। और साथ साथ में क्या है, जो गवर्नर जनरल है उनको कोई ओवर रूल नहीं कर सके। तो काउंसिल का जो डिसीजन है वो ऐसा ऐसे सब कुछ वो ऐसी अथॉरिटी को दे दिया गया, जिससे क्या हुआ कि वो उनको चैलेंज नहीं कर जा सके। जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास और बम्बई को दे दिया। और जो उनके स्टाफ की सैलरी थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी थी वो चार्ज करेगी कंपनी। और साथ साथ में जो क्या है, कंपनी को ये ऑब्लाइज किया गया कि जो 5 लाख रुपीज है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेगी किससे, इंडियन रेवेन्यू, हर साल। ठीक है, साथ साथ में क्या था, जो सीनियर कंपनी थी ना उनको इंडिया से बाहर कर दिया गया। और इसको क्या, और उनकी रेजिग्नेशन ले ली। और साथ साथ में जो कंपनी ने अथॉरिटी को, कंपनी ने लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए इंडिविजुअल कंपनी को, और कंपनी में एम्प्लॉय कैरी किए गए ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके इंडिया में। और इस जो ट्रेड है, बेसिकली ट्रेड ऑफ ओपिनियन, जो हमारा ट्रेड ओपियम का ट्रेड था वो हमारा चाइना के साथ होता था। ठीक है, और साथ साथ में इन्होंने जो जुडिशरी फंक्शन को सेपरेट किया फ्रॉम द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने क्या डिसअपियर कर दी, माल अदालत। ठीक है?
आई होप इट इज अंडरस्टैंड बिकॉज ये फुल फैक्चुअल डाटा है, आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप डाले हैं स्लाइड में। अब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1813, आई गेस ये जो एक्ट है ना, नहीं ठीक है ठीक है, आई थॉट की आगे पीछे होकर नहीं। फिर जो कंपनी ने अपना दोबारा से फिर उसको जो उनका जो मोनोपोली था उसको फिर से रिवेन्यू कर दिया फिर 20 ईयर्स के लिए। और ठीक है, फिर इसके प्रोविजन क्या थे कि जो क्राउन की सॉवरेनिटी और ब्रिटिश पोजीशन इंडिया पे क्राउन की सॉवरेनिटी को देखा गया, और जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। बस जो कंपनी की मोनोपोली होगी वो टी, ओपियम और ट्रेड जो ये चाइना से कर रहे थे, यहाँ पे क्या है जो है वो उनकी मोनोपोली होगी और बाकी मोनोपोली क्राउन के पास चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे रिवेन्यू कर दिया गया था पर बाद में वो एंड कर दिया गया था। फिर जो क्या है जो कंपनी को डिवाइड कर दिया गया था कि उनको बस 10.5% ही क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद क्या था, उन्होंने परमिट कर दिए थे कि मिशनरीज थे इंडिया आ सकते हैं और अपने रिलीजियस को भी क्या है स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इन्होंने क्या बोला था कि हमें 1 लाख जो रुपीज है एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करना इंडिया में, और साथ साथ में जो क्या है इंडियन की जो इंडियन लिटरेचर है और प्रमोशन ऑफ साइंस के लिए भी यूज करना उनके रिवाइवल के लिए। ठीक है, ये आप स्टूडेंट हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी है हमारी जो 10 यूनिट पेपर 1 में, उसमें ये एक्ट आता है, देखो ये वाला पॉइंट उसमें भी आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट इज 1833। जो 1833 एक्ट क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिवेन्यू किया था। यहाँ पे क्या गया था, जो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया था। यहाँ पर जो लॉर्ड विलियम बैकटिन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो गवर्नर थे मुंबई और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। वो मतलब जो गवर्नर जनरल ऊपर है और ये क्या है, सबॉर्डिनेट है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर लॉस कर दी थी, मतलब ये कानून बनाने की जो पावर थी वो उनकी यहाँ पे चली गई थी। और साथ साथ में यहाँ पे क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल है उसके पास अपने खुद उनके 4 मेंबर और थे। और जो पहली बार क्या था, जो गवर्नर जनरल को क्या ही बोल दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और काउंसिल को एज अ रेफर किया गया था इंडियन काउंसिल। ओके, साथ साथ में यहाँ पे जो एक कानून बना था कि यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर सकती है, was to be put before British Parliament and post paid for an act. This act known as regulation, यहाँ पे वही है कि एक्ट और रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, इंडियन लॉ कमीशन बना गया था जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेलरी। और ये एक्ट साथ साथ में क्या प्रोविजन करता है कि यहाँ पे जो बंगाल प्रेसिडेंट का डिवीजन, और साथ साथ में क्या है अपॉइंट करता है प्रिंसेस ऑफ आगरा ऑफ फोर्ट विलियम। और साथ साथ में ये एक्ट क्या करता है कि किसको प्रोवाइड, और ये मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी के बारे में बताता है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया था, जो जो यहाँ पे जो ये स्लेवरी हो रही है इसको, जो एक्ट को इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और साथ साथ में ये पहला स्टेप था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या गया था कि जो इसके अकॉर्डिंग कोडिफाई जो लॉ लाए गए थे वो लॉर्ड मैकेनरी के द्वारा लाए गए थे। आई स्टूडेंट आपको क्लियर हो गए होंगे एक्ट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, अब है 1853 का एक्ट। ठीक है, ये एक्ट किसके अंडर पास किया गया, लॉर्ड डलहौजी के अंदर पास किया गया था, और इसको हम गुड डिस्पैच बोलते हैं हायर एजुकेशन में। और ये एक्ट क्या गया पे इस एक्ट में क्या है, अपॉइंटमेंट सेपरेट कर दी गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी की। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको 24 से 18 रिड्यूस कर दिए गए थे, पहले 24 थे अब 18 हो गए थे। उनमें से 6 को नॉमिनेट करेंगे ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और जो लो मेंबर थे उनको फुल मेंबर बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफिस के लिए, उनके पास राइट टू वोट अधिकार था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको वो कोई भी नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। तो उन्होंने 2 नई प्रोविंस बनाए थे, सिंध और पंजाब उन्होंने बनाए थे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास पावर आ चुकी थी। और साथ साथ में एक्ट क्या प्रोवाइड करा था कि ओपन कंपटीशन ऑन द मेरिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस की यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी। और साथ साथ में इस एक्ट ने क्या रिमूव किया था कि right to partage to appoint civil service head by the कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे जो क्या है, जो हम सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यहाँ पे वो रिमूव कर दी गई थी। और साथ साथ में यहाँ पे क्या कर दी गई, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल और काउंसिल के, वो सेपरेट हो गए थे फर्स्ट टाइम। और साथ साथ में ये जो एक्ट है, एक मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
के बेस पे बना था। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आ गई थी, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और जहाँ पे वो जो 4 मेंबर थे वो लोकल गवर्नमेंट बंगाल, मुंबई, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से इलेक्ट करे गए थे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, पिट एक्ट के बारे में पढ़ा, और हमने सारे चार्टर एक्ट के कवर किए। ओके, कवर और चार्टर एक्ट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट, अगर तो हमने ये सब डिस्कस करा। अगर स्टूडेंट आप इनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो आप पहले आप लेक्चर को रिवॉच कीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज comment down your specific point so I can help you. And thank you student for watching. And if you found this lecture helpful and meaningful, please like, share and subscribe to my channel, that is Paramjit Make Political Easy. So thank you, and please like, share and subscribe to my channel, that is Paramjit Make Political Easy. And thank you student, and have a nice